बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर और आज बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की कि मकबूजा कश्मीर की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है और हिंदुस्तान के अंदरूनी जो मसाइल हैं, सिखों पे जिस तरीके से मोदी सरकार ने हमला किया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, और उसके साथ साथ डिस्कस करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल भी के ख़ित्ते पे इसके असरात क्या मरतब होंगे, हिंदुस्तान क्यों खौफज़दा है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को लेके। आज हमारे साथ जो बड़ा ज़बरदस्त पैनल है, तारफ़ करवाई देता हूँ डॉक्टर महमूद रियाज साहब, जो PTI आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी रहनुमा हैं और साबिक़ वज़ीर इत्तलात हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर सरदार मोहम्मद कलीम साहब, आप स्कॉलर भी हैं, आपकी बड़ी गहरी नज़र है कश्मीर पे, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मकबूजा कश्मीर से शेख अब्दुल मतीन साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं शाहीन कौसर डार साहिबा, जो साबिक़ डिप्टी स्पीकर रही हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा हैं। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि क्या देख रहे हैं मकबूजा कश्मीर की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, और फिर हिंदुस्तान भी खौफज़दा है, आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए जी, हिंदुस्तान को तो समझ लेना चाहिए अफ़गानिस्तान के ताज़ा तरीन हालात। दुनिया की एक बड़ी सुपर पावर जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर आई, और उसके बाद डेवलप होने वाले सारी दुनिया के ऊपर उसके असरात और वो हालात जो हैं, उससे हिंदुस्तान को सबक सीखना चाहिए। मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों और रियासत जम्मू कश्मीर के कश्मीरियों के साथ जो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के मुताबिक वादा किया गया था कि उन्हें आके खुद अरादियत दिया जाएगा, उसी पे हमारा फोकस है। और PTI की जो नई हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर बनी है, उसका प्रायोरिटी नंबर 1 जो है वो तारीख़ आज़ादी कश्मीर है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तारीख़ आज़ादी कश्मीर को हम न सिर्फ उजागर करेंगे, बल्कि हमारी कोशिश होगी कि दुनिया के बड़े ऐवानों तक मसला कश्मीर को ले जाया जा सके। तो उसके ऊपर हमारा इंशाअल्लाह अज़ीज़ फोकस है। हम आने वाले हालात के अंदर मकबूजा कश्मीर में जो बदलती हुई सिचुएशन है, जो वहाँ के लोगों के साथ, जो स्पेशली 5 अगस्त के बाद के जो हालात हैं हिंदुस्तान के साथ किसी भी किस्म के, और हम पाकिस्तान को, हुकूमत को और पाकिस्तान के अवाम को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान के साथ किसी किस्म की बात करने से इनकार किया है उस वक्त तक कि जब तक 5 अगस्त 2019 का जो वाक़या पेश है हिंदुस्तान के अंदर, जो लेजिस्लेशन में उन्होंने तब्दीलियाँ की, वो यकतरफ़ा तब्दीलियाँ की हैं। पाकिस्तान बाकायदगी से फ़रीक है, कश्मीरी इसके फ़रीक हैं, और यूनाइटेड नेशन जो है वो इसकी बाकायदगी से ज़ामन है, और वो किसी किस्म की वहाँ तब्दीली नहीं कर सकते थे जो उन्होंने की है। उसके मुताबिक हमारी जो कोशिशें हैं वो इंशाअल्लाह बैनुल-अक़वामी सतह पर प्रायोरिटी नंबर 1 होगा तारीख़ आज़ादी कश्मीर। बिल्कुल सही है, लेकिन डॉक्टर कलीम साहब, आपकी तरफ मैं बढ़ूँगा कि हिंदुस्तान इस वक्त जो सूरत हाल देख रहा है अफ़गानिस्तान की, और हिंदुस्तानी की मीडिया अगर देखें तो वो खौफ वहाँ टपक रहा है, बिल्कुल खौफनाक सूरत हाल वो बयान कर रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और पाकिस्तान के हवाले से वो बातें कर रहे हैं, कहते हैं हिंदुस्तान ने इतनी इन्वेस्टमेंट की थी अफ़गानिस्तान में, वो ख़त्म हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस आदमी ने जुर्म किया हुआ होता है, डीप डाउन उनकी कॉन्शियस में ये चीज़ मौजूद होती है कि मुझे इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। हिंदुस्तान इस वक्त एक ऐसा से जुर्म का शिकार है, जो कश्मीरियों के जुल्म हो रहे हैं उसके ऊपर। उन्होंने अफ़गानिस्तान में देख लिया कि ब्रूटल फोर्स के साथ दुनिया की कोई ताकत किसी तहरीक को ओप्रेस नहीं कर सकती। ठीक है। और उसका एंड यही होना है। पिछले किसी प्रोग्राम में मैंने अर्ज़ किया था कि कश्मीर की आज़ादी एक नविश्ता दीवार है। अब देखना हिंदुस्तान ने है कि वो कितनी कीमत अदा करता है। जितना जल्दी वो इसकी जान अपनी छोड़ेगा, उतनी जल्दी उसके लिए बेहतरी है। ऐसे ही अब वहाँ उनका जो चीखें मीडिया पे आ रही हैं, चूँकि सारा सिंगल माइंडेड उन्होंने चलाया हुआ था कि हम अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कोई उन्होंने अफ़गानिस्तान के सोशियो इकनॉमिकल अपलिफ्ट के लिए नहीं की थी, वो तो पाकिस्तान को कर्टेल करने के लिए की थी। जैसे आपने उनका जो सिक्योरिटी एडवाइज़र है उसके सोशल मीडिया पे क्लिप्स पे चलते हैं। और फिर दूसरी बात यह कि उन्होंने तमाम अपने जो अंडे थे वो एक टोकरी में डाले हुए थे, करज़ई और ये जो अब्दुल गनी है इसकी गवर्नमेंट के साथ। तो उसके जाने के बाद उनके तमाम फुटप्रिंट्स जो हैं वो चूँकि तालिबान में इतना एब्रप्ट, इतना अचानक वो किया कि वो सारी चीज़ें उनके पास मौजूद हैं। अब उसका एक रद्द अमल आना है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो उस अपने अंजाम के खौफ से, अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि कोई बाकी जो नेबरिंग नेशन है वो होस्टाइल है। पाकिस्तान ने बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, बार बार LOC के ऊपर हमला किया गया, बलूचिस्तान में हमारे साथ किया गया, लेकिन हमने एक ज़िम्मेदार नेशन होने के नाते रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। वी वेटेड फॉर दिस टाइम जो इसमें आया हुआ है। तो इस टाइम में मेरे ख्याल से वो अपने अंजाम से खौफज़दा है। बिल्कुल सही है। शेख साहब, आपके पास क्या इतलात हैं मकबूजा कश्मीर की, और मकबूजा कश्मीर के अवाम के हवाले से अगर मैं बात आपसे पूछूं, जो जुल्म वो सह रहे हैं, उनके जज्बों से के हवाले से बात करूं तो क्या कहेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। देखिए, मकबूजा कश्मीर की आवाम पहले ये समझती हैं ये जो हमारी जदोजहद है ये हक पे मबनी है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद है। और मकबूजा कश्मीर के अवाम ये भी साथ समझते हैं कि जो ये कश्मीर का मसला है ये कोई बायलेटरल मसला नहीं है या ये कश्मीरी और हिंदुस्तान के दरमियान मसला नहीं है, बल्कि एक बैनुल अक़वामी मसला है। जहाँ तक भारत का ताल्लुक़ है, क्योंकि भारत चाहता है कि कश्मीरियों की ये जो जायज़ आवाज़ है इसको हम ताकत के बलबूते पे दबाएं, और इसीलिए जितने भी मुजालिम है, जितने भी ऑपरेशन उन्होंने किए हैं वहाँ पे, मतलब वो कौन सा जुल्म का और जबर का हरबा जो उन्होंने नहीं आजमाया, लेकिन वो कश्मीरियों के विल को ब्रेक नहीं कर सका और कश्मीरियों के जज्बात उसी तरह है। हालांकि 5 अगस्त के बाद भारत ने जो इकदाम उठाए हैं कश्मीरियों की शनाख्त को ख़त्म करने के हवाले से, और जो मज़मूम अज़ाइम इसके पीछे थे और जो उन्होंने अब उस पर अमल पैरा भी हुए हैं, वो है कि कश्मीर जो है मकबूजा कश्मीर, वहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी है, वो इसको माइनॉरिटी में चेंज चाहते हैं, इसलिए उसने इस 5 अगस्त के इक़दाम को उठाया है और उस हवाले से उन्होंने अमली इक़दाम भी उठाए हैं और गैर रियासती बाशिंदों को वहाँ आबाद करना शुरू कर दिया। गर्ज़ मेरे ये कहने का है कि कश्मीरियों का जज्बा उसी तरह है, कश्मीरियों का नारा उसी तरह है। अगर ना होता तो हिंदुस्तान 47 से लेके आज तक अपने उस फौज में इजाफा ना करते, फिर कमी करता। हिंदुस्तान 5 अगस्त को 1,80,000 फौज को फिल दाखिल ना करता, हिंदुस्तान ये ब्लैक लाजों का सहारा ना लेता। तो इसका मतलब ये है कश्मीर की तहरीक जो है वो मौजूद है, कश्मीरी अवाम में वो जज्बा मौजूद है, और वो जज्बा तब तक रहेगा जब तक हमें अपना हक खुद इरादत नहीं मिलता। बिल्कुल सही है, लेकिन इन जज्बों को ठंडा करने के लिए शाहीन कौसर साहिबा, हिंदुस्तान ने जो 10 लाख फ़ौज वहाँ तैनात की, फिर भी बेबसी की वो तस्वीर बने हुए हैं। अभी यहाँ बात हुई 5 अगस्त की, और हम बात कर रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ अभी तक लोगों में वो जज्बा सलामत है और वो अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं। मेरी बहनों के सर से दुपट्टे उतर रहे हैं, हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं। तो लेकिन मैं ये सोच रही थी कि पूरी दुनिया ये देख रही है लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ के लोग और हम जो इस तरफ बैठे हुए हैं, हम तकसीम शुदा ख़ानदानों के लोग हैं, हम तकसीम हैं लेकिन हमारे दुख और हमारी खुशियाँ साझी हैं। तो हम ये सोच रहे हैं एज ए कश्मीरी कि हमने उनके लिए क्या किया। अगर सिर्फ आप बात उन पे रख रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ से तहरीक जारी है, तो जनाब इश्क यकतरफा कब तक चल सकता है। उनकी 3 नस्लों ने, हमारे कश्मीर के लोगों की 3 नस्लों ने अपनी जानें दी हैं, और मैं समझती हूँ कि 5 अगस्त का ये जो खौफनाक वाक़या पेश आया है, मेरी शनाख्त ख़त्म हुई है, ये मेरी विरासत थी, मेरी पहचान ख़त्म हुई है। उस पहचान के ख़त्म होने के बाद शाहीन डार जो आज़ाद इलाके में रहती है, मैंने उनके लिए क्या किया। देखिए, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में मुख्तलिफ इख्तलाफ हो सकता है नज़रियाती बुनियाद पर, लेकिन कश्मीर की आज़ादी के लिए और पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए हम सब एक प्लेटफार्म पे हैं। तो जब हम एक प्लेटफार्म पे हैं, कश्मीर की आज़ादी हम सब के लिए आखिरी मंजिल है, तो क्यों नहीं हम एक जगह बैठ कर एक आवाज़ बनकर पूरी दुनिया में जाते। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ज़रूर जाए, लेकिन जब कश्मीर के लोग खुद जाएंगे। अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो आए दिन फायरिंग होती है, तो वो खातून गोजरी बोल रही है, कश्मीरी बोल रही है, शीना बोल रही है, पहाड़ी बोल रही है, हिंदको बोल रही है, वो जाकर अगर बाहर बात करेगी, उसकी आप यकीन रख लें राशिद याकूब साहब, उसकी लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन उसकी आंखों से निकले वाले आंसू जो है वो पूरी दुनिया को बता रहे होंगे कि इंडिया क्या कर रहा है। ये हमारे पास एक बेहतरीन मौका है, अगर हमने इसको मिस ना किया, हमने फ़ायदा उठाना है। जो मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं वो अपने मफादात की बुनियाद पर होते हैं, तो पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता, खुशहाली का रास्ता कश्मीर की आज़ादी के साथ मशरूत है। बिल्कुल सही है, लेकिन डॉक्टर महमूद रियाज साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा कि आप क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान कितनी मुश्किल में है इस वक्त। अगर मकबूजा कश्मीर के जो इक़दाम 5 अगस्त के लेके हम बात करें, तो आप समझते हैं कि हिंदुस्तान मुश्किल में है, या वो समझता है कि मैं अपने मकसद में कामयाब होता जा रहा हूँ? नहीं, दुनिया के बदलते हुए हालात के एतबार से और जो इस वक्त मुश्किलात हिंदुस्तान को फेस करनी पड़ रही है, ताज़ा तरीन एम्बेरसमेंट है अफ़गानिस्तान के अंदर। जो उसकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी वो बिल्कुल चंद लम्हों में ख़त्म हो गई, और ये बहुत बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी, मैं क्रेडिट दूंगा इसका हुकूमत पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अदारों को, कि जिस कमाल हिकमत अमली से आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर KPL का होना
اور افغانستان کی تازہ ترین جو سچویشن ہے یہ پاکستان کو ہر اعتبار سے، ڈپلومیٹک اعتبار سے، حکومتی اعتبار سے، سفارتی اعتبار سے اور اقوام عالم کے اندر پاکستان کا ایک امپورٹنٹ رول جو ہے ایک بار پھر ابھرا ہے۔ اور یہ آنے والے وقت میں پاکستان کا جو رول ہے دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ساتھ ہندوستان چائنا کی جو سچویشن ہے اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ انشاءاللہ العزیز یہ مزید رول جو پاکستان کا یہ بڑھے گا۔ مقبوضہ کشمیر کی سچویشن میں ہندوستان بالکل آئسولیٹ ہو چکا ہے، ہمیں تھوڑا سا مزید ہوم ورک کی ضرورت ہے، ہمیں مزید اپنے کام کو، حکومت پاکستان نے، وزیر اعظم پاکستان نے، اسپیشلی وزیر خارجہ نے ہر فورم کے اوپر مسئلہ کشمیر کو اٹھایا، اور سب سے بنیادی بات جو پاکستان کی حکومت نے کی، جس پہ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ پاکستان یہ واحد حکومت ہے کہ جس نے دو ٹوک کہا کہ 5 اگست والی سچویشن پر جب تک آپ واپس نہیں جاتے ہندوستان کے ساتھ ہم کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بہت بڑا سفارتی ہماری جو ہے وہ میں کہوں گا کہ ہمارا جو موقف ہے، ہمارا ایک جو یک طرفہ ہم نے ایک سٹینڈ لیا ہے، یہ ہمیں تقویت پہنچا رہا ہے، اور اس میں کشمیریوں کو بہت حوصلہ ملا، مقبوضہ کشمیر کے جو عوام ہیں ان کو بہت حوصلہ ملا اس بات سے، اور آنے والا وقت جو ہے وہ اس میں ڈیفینیٹلی میں کہوں گا کہ ہندوستان کو واپس آنا پڑے گا۔ چائنا بھی یہی بات چاہتا ہے، اب یورپین بھی جو اس بات پر دباؤ ڈال رہے ہیں، پاکستان کا موقف آلریڈی ہے اور ہندوستان کو واپس جانا پڑے گا، لیکن ہم صرف نہیں چاہتے کہ ہندوستان واپس جائے، ہم اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں، اور اس حل میں کشمیریوں کو بحیثیت فریق شامل ہونے کے لیے ہماری کوششیں یہ ہیں کہ کشمیری بھی بطور فریق اس کے اندر شامل ہو۔ لیکن ڈاکٹر کلیم صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ کہ KPL کی بات ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کی کامیابی سے آزاد کشمیر میں ہوا، دنیا یہ دیکھ نہیں رہی کہ اس طرف امن کے ساتھ کھیلوں کے میدان سج رہے ہیں، خوشیوں کے شادیانے بج رہے ہیں، اور لائن آف کنٹرول کے اس طرف اگر دیکھیں تو خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں؟ دیکھیں دنیا چیزوں کو اپنے پرسپیکٹیو میں دیکھتی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں، اب میں ابھی رات کو خبریں دیکھ رہا تھا کہ کوئی 10,000 کی 15,000 کی کوئی ایک کھیپ جو امریکنز کی یورپینز کی رہتی تھی وہاں کابل ایئرپورٹ کے اوپر، دنیا کا سارا میڈیا اس کے اوپر فوکس کر رہا تھا جی کہ، لیکن 20 سال تک یہاں خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی، دنیا کی کسی قوم نے یہ نہیں کہا، کہیں آواز نہیں اٹھی، کوئی معذب دنیا کا لوگ نہیں بولے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی یہی صورتحال ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ کسی فورن جرنلسٹ کو وہاں نہیں جانے دیا جا رہا، تو کوئی تو چیز ہے نا جو چھپائی جا رہی ہے۔ KPL کا یہاں ہونا، یہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں لوگ آزادی سے آتے ہیں جاتے ہیں، وہاں کوئی پابندی نہیں ہے، نتھنگ ٹو ہائڈ۔ کہیں بھی آپ کو کمزور آدمی کی نہ کوئی آواز کہیں سنتا ہے اور نہ اس کا کہیں کوئی سوشیو اکنامیکل امپیکٹ پڑتا ہے۔ دنیا اسی وقت آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی جب طالبان کی طرح آپ سر پہ آ جائیں گے۔ دنیا نے طالبان کے ساتھ، اب آپ دیکھیں کہ 75,000 جو افغانستان میں طالبان کے نام پہ لوگ قتل ہوئے پچھلے 20 سال میں، 71,000 سویلین قتل ہوئے، اور ان لوگوں کو قتل کرنے کے لیے 20 سال 40 ملک اور 2.1 ٹریلین خرچ کیا امریکہ نے، یعنی ایک بندے کو مارنے کے لیے $156,000 خرچ کیے، اور 20 سال بعد جا کے سمجھ آئے کہ یار یہ ہم نے غلط کیا تھا، لیٹس گو بیک۔ ان 20 سالوں میں کوئی افغانستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، تو کشمیر کے ساتھ کھڑا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ساری اب OIC کو دیکھیں، جو بھی ممالک ہیں، جب تک کہ ہم خود اس سارے معاملے کو لے کے نہیں نکلیں گے۔ حکومت پاکستان کی اپنی مجبوریاں ہیں، ریسٹرینٹس ہیں، لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہاں کشمیریوں کو بنیادی طور پر جتنے بھی آپ کے ڈپلومیٹک مشنز ہیں انٹرنیشنل، وہاں کشمیریوں کو، جیسے شاہین ڈار نے کہا کہ کشمیریوں کو نمائندگی دیں تاکہ وہ جا کے اپنا کیس پلیڈ کریں۔ جب وہ لوگ کیس پلیڈ کریں گے ڈپلومیٹکلی اینڈ پولیٹیکلی، تو پھر وہ ری انفورس ہوگا گراؤنڈ ریئلٹی۔ شیخ صاحب آپ کیا موقف اختیار کریں گے کہ کشمیری کتنا پر امید ہیں اس ساری سچویشن کو لے کے؟ دیکھیں، میں آپ کو جہاں تک کشمیریوں کی بات کروں گا، ہمارے نامساعد حالات ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ جو بھارت ظلم اور جبر پہ وہاں پہ کر رہا ہے، پیلٹ کا، بلٹ کا اور کیمیائی ہتھیار بھی انہوں نے استعمال کیے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو افغانستان کا بھی مسئلہ جو ابھی چلا ہے یا جس پہ ہم بات بھی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ٹائم لگ سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ جو جس مقصد کے لیے نکلے ہوں گے وہ منزل ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہم پر امید ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری یہ جو جدوجہد ہے یہ حق پہ مبنی ہے، اور انشاءاللہ وہ ٹائم دور نہیں ہے کہ جب ہم انشاءاللہ یہ حق حاصل کریں گے۔ البتہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ جہاں تک مقبوضہ کشمیر کے عوام کا تعلق ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو اپنے خون سے
मतलब ना निभा रहे हैं और इसीलिए आए रोज़ वहाँ पे शहीद होते जा रहे हैं। तो जिस तरह हमारी मैडम साहिबा ने भी बात की है, जिस तरह इन्होंने ये दोहराए हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि कश्मीरियों को अगर अल्लाह के बाद नज़र है वो पाकिस्तान पे है। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर एक है, हम अलग नहीं हैं, पूरी रियासत एक है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब हम आज़ादी हासिल कर लेंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन शाहीन साहिबा जो हिंदुस्तान की अपनी सूरत हाल है, इलादगी की तहरीकें आप देखें दर्जनों से ज़्यादा चल रही हैं, सिखों पे जो तशद्दद है वो दुनिया के सामने है, और फिर मकबूजा कश्मीर में आए रोज़ जो जुल्म की दास्तान है वो भी पूरी दुनिया देख रही है। आप क्या कहेंगे कि हिंदुस्तान खुद अपने ही मुल्क में जो सर्वाइवल की जंग है उसके लिए मुश्किल होती जा रही है, और मकबूजा कश्मीर को कैसे लेके आगे चलेगा? देखिए जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि हिंदुस्तान की क़याम से लेकर आज तक देखा जाए तो वहाँ हिंदुओं के अंदर भी उन्होंने कई किस्में हैं, उनकी कई बरादरियाँ हैं, और वो उस बुनियाद पर सरमाए की बुनियाद पर वहाँ तकसीम है और वहाँ मज़हब की बुनियाद पर। और अभी ये जो आपने किसानों की बात की कि वहाँ रियासत में वो BGP के ख़िलाफ़ जब एहतजाज हुआ तो कितने वाशियाना तरीके से उन्होंने उनका इस्तेसाल किया कि वो अपने हक़ की बात कर रहे हैं। आपने ये सवाल किया कि वहाँ जो इंडिया के अपने मसाइल हैं, तो ऐसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए वो शायद मकबूजा इलाके पर ज़्यादा अरसा अपना कब्ज़ा ना रख सके। तो मैं यही कह रही हूँ कि होना यही है कि इंडिया को खुद ही हार माननी पड़ेगी। इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है कि जब भारत है वहाँ अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, सिखों की तहरीक है, खालिस्तान की अब तहरीक है, हिंदुओं की तहरीक है, वहाँ पंजाब का, वहाँ तो खुद इतनी अलहदगी पसंद तहरीकें हैं कि वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। सिर्फ वहाँ एक वाक़या होना है कोई बड़ा कि जिसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि ये जो हिंदुस्तान है वो कायम रह सकेगा। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे कि जो सिचुएशन नज़र आ रही है खित्ते की, और खित्ते में आप समझते हैं कि हिंदुस्तान तनाई का शिकार नहीं होता जा रहा? बल्कि हिंदुस्तान जी अमलन जो है वो तनाई का शिकार हो गया, और उसको बड़ा सहारा था, वो हिंदुस्तान की तरफ ईरान की तरफ देख रहा था, वहाँ से भी कोई उससे मायूसी हुई है। अफ़गानिस्तान में उसका बुरी तरह वो पिट गया है। अब जो हालात हैं वो हिंदुस्तान को इंटरनली जो मामलात हैं वो बड़े गमगीर हो चुके हैं। वहाँ पे 6-7 जो स्टेट्स हैं उनके अंदर जो अलहदगी की तारीखें चल रही हैं, बड़ी तकवीत पकड़ रही हैं, और मोदी हुकूमत का जो वो हिंदुत्व की जो पॉलिसी थी वो बुरी तरह नाकाम हो गई है। और अमलन अब हिंदुस्तान के अदारे भी ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से हिंदुस्तान बुरी तरह बिखर चुका है। और इंटरनली सिखों की जो आपने आगे बात की है, सिखों के अतबार से भी अगर आप देखें तो एक इंटरनेशनली बड़ी रिकगनाइज एक नेशन है जो सिख नेशन है, और उन्होंने इंटरनेशनली बुरी तरह यानी हिंदुस्तान की इतनी सुबकी हुई है हर सतह पे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि दुनिया के बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियंस ने जो है वो सिखों की हमायत की, ये किसानों के साथ जो उन्होंने सलूक किया है, पंजाब के अंदर जो इस तरह के हालात रूनुमा हो रहे हैं, तो उस एतबार से हिंदुस्तान बिल्कुल आइसोलेशन में है, और हिंदुस्तान बुरी तरह जो है वो मुतासर हो रहा है। और फिर उनकी जो सेकुलर पॉलिसीज़ थी वो भी बुरी तरह पिट चुकी हैं। अब जो है वो हिंदुस्तान के पास बेचने के लिए कोई चीज़ बाकी बची नहीं है। अब एक ही इसके लिए ऑप्शन है हिंदुस्तान के लिए कि हिंदुस्तान जो वह बदलते हुए हालात का अंदाज़ा लगाए, अच्छे तरीके से बागौर जायज़ा करे, और फिर कश्मीरियों को भी आज़ादी दे, और बाकी जो कौमें भी उनसे जान छुड़ाना चाहती हैं उनके ऊपर भी वो गौर व गौज़ करें। लेकिन चूँकि कश्मीरियों का एक तस्लीम शुदा इशू है, एक कश्मीर मसला कश्मीर वाहिद ऐसा इशू है कि जो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के मुताबिक एक तस्लीम शुदा तहरीक है, और उसको बाकायदगी से उसको जो है उन्हें मानते हुए, उसको तस्लीम करते हुए कश्मीरियों को आके खुद अरादियत देना चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन आके खुद इरादियत की जब बात आती है तो UN पे नज़र पड़ती है, और UN अपना बदलते हुए ये जो हालात हैं उसके तनाज़र को देखते हुए कोई रोल अदा करेगा? मॉरली करना चाहिए उनको, और उनका एक आर्बिट्रेरी रोल है जो हमारी रेजोल्यूशंस हैं उसमें वो एक मॉरल एक आप कर सकते हैं, लेकिन मॉरलिटी जो है वो डिपेंडेंट है आपके इकोनॉमिकल इंटरेस्ट की। अब चूँकि अगर एक जो पहलू नज़र आता है कि हिंदुस्तान की डिटीरिएटिंग जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसके बैकड्रॉप में अफ़गानिस्तान के बैकड्रॉप में मेरे ख़्याल से ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि जिसमें इंटरनेशनल फोर्सेस जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो इंटरवीन करेंगे इसको करने के लिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि एक इंडिजिनस कैंपेन चल रही है वहाँ। मैं आज देख रहा था, कल उन्होंने कोई 3 लड़के वहाँ बच्चे शहीद किए, वो सारे मकामी थे, सोपुर के, वो सारे उस एरिया के लोग थे। और वो कौन सी नस्ल है? देखिए, आज़ादी कौन लोग ले रहे हैं? अगर आप अफ़गानिस्तान को देखें
तो दुनिया की सुपर पावर ने जिस आदमी के साथ नेगोशिएट किया, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, 35 साल उसकी उम्र है, तो 20 साल तो हो गए उसको जंग की हालत में। वहाँ भी जो बच्चे लड़ रहे हैं वो 35-40 साल के बच्चे लड़, उनके पास दो ही ऑप्शन है, या आज़ादी या मौत होगी तो या आज़ादी होगी, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है उसका। अब हिंदुस्तान को ये चीज़ मेरे ख्याल जितना जल्दी वो रियलाइज़ कर ले उसके लिए बेहतर है। ये बहुत बड़ा सेटबैक उसको अफ़गानिस्तान में मिला है, एक शटअप कॉल मिली उसको। अफ़गानिस्तान से कोई आदमी फिज़िकली वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ अंदर इतना हेटेड और इतना पैदा किया हुआ। कोई बाहर से देखे ना, 10 लाख फ़ौज उन्होंने लगाई हुई है, 2 लाख और आप RSS के गुंडे मिला लें, वहाँ 12-15 लाख लोग वहाँ मौजूद हैं। बाहर से तो इन्फिल्ट्रेशन हो नहीं सकती, अंदर एक इंडिजिनस चीज़ चल रही है। उनको ना सोशल मीडिया की ज़रूरत है, ना प्रमोशन का, ना बाहर की ज़रूरत है उनको। वो लोग अब आज़ादी ले कर निकलेंगे। हमें इस पार जो आज़ाद कश्मीर में है या जो गवर्नमेंट हमारी है यहाँ या पाकिस्तान की, हमें उनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मॉरल सपोर्ट देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में जो नया सेटअप बना है बरसत सुल्तान महमूद की सरबराही में, वो चूँकि इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इक्वली ही हैव बीन फाइटिंग ऑल टुगेदर, मेरे ख्याल से वो जानदार आवाज़ उठाएंगे और उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट क्रिएट होगा। बिल्कुल सही है। आप शेख साहब क्या कहेंगे कि जो मकबूजा कश्मीर का जो नौजवान है, जिस तरीके से वो निशाना बन रहा है, टारगेट है हिंदुस्तानी फ़ौज का, आपकी अपील क्या होगी आलमी बरादरी से और UN से कि कब वो उठेंगे और ये किरदार अदा करके तो इस इशू को रिजॉल्व करेंगे? देखिए, मकबूजा कश्मीर की जो सूरत है ना वो बहुत ही गंभीर है। मैं आज ही एक साफ़ी भाई से बात कर रहा था सुबह, उनकी कार, उन्होंने कहा मतीन भाई आप अंदाज़ा नहीं कर सकते यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल क्या है। अभी आपने देखा है मुहर्रम का जुलूस था, एक मजहबी त्यौहार है, तो उसमें जो बैनर 2 बंदों ने उठाए थे उनको उन्होंने उसी वक्त गिरफ़्तार किया रात को, और उसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट, वो भी एक ब्लैक लॉज है वहाँ पे ना, तो काले कानून वो भी है, लेकिन एक उसको कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ और प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ एक्ट ना, एक उसके तहत उन्होंने उनको गिरफ़्तार किया है। उसका मतलब है उसके वो बेल के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकता, यानी 7 साल वो बंद हो गए हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि जो कश्मीर का मसला है, मैंने आपसे गुजारिश पहले भी की है, ये एक बैनुल-अक़वामी मसला है, अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मौजूद है और ये आलमी ताकतों का एक रोल बनता है। उनके ह्यूमन राइट्स कमीशन के हवाले से जो 2 रिपोर्ट्स आई है वायलेशन के हवाले से, और वो भी रिमोट ज़राए से उन्होंने वहाँ पे ये वो रिपोर्ट पेश की है, वरना उनको इजाज़त नहीं है, वरना वहाँ से उससे भी ज़्यादा गंभीर सूरत है, यानी 2 रिपोर्ट्स भी वहाँ मौजूद है। इसका मतलब है जो हाईएस्ट लेवल पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं तो उनको फिर मुदाखलत करनी चाहिए, तो वो ये नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा अगर अपना रोल उसी तरह अदा नहीं करना जो उसका हक बनता है, यानी इंसाफ के साथ चलना है, मॉरलिटी के साथ चलना है, तो हम समझते हैं तो हम तो लड़ते रहेंगे, ठीक है, हमने फैसला कर रखा है, तो उन पे फिर सवालिया निशान बन जाएगा।